गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट EFM सब्जेक्ट में हम जो बैंकिंग की जो पुस्तक है अपनी, उसमें हम आज से सेकंड चैप्टर है जो वाणिज्यिक बैंकों का अध्ययन। उसमें वाणिज्यिक बैंक क्या है, उनकी क्या परिभाषाएं है, कितने प्रकार के वाणिज्यिक बैंक होते हैं, इन सब के बारे में हम सब विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में हम सब ने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बैंक क्या है, उनकी परिभाषाएं क्या है और बैंकों के कार्य और उनसे प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में अपन सब ने वहाँ पर अध्ययन किया था। तो आइए आज हम संक्षिप्त रूप से पहले तो ये समझेंगे कि वाणिज्यिक बैंक, इनकी परिभाषाएं समझेंगे। इस परिभाषा समझने के बाद में इनके जब प्रकार देखेंगे और फिर उसके जो प्रकार देखने के बाद में भारत में कौन कौन से बैंक पाए जाते हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है, तब हम इसकी स्ट्रिप जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक क्या है। तो वाणिज्यिक बैंक अपन इंग्लिश में जैसे लिखते हैं कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल, अपन सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और हम सब जानते हैं कि कॉमर्स में क्या अपन अध्ययन करते हैं। तो इनका ट्रेडिंग का काम होता है और जो व्यापार के उद्देश्य से बैंकिंग कामकाज को फलीभूत करते हैं। तो भारत में वाणिज्यिक बैंकों का जो गठन हुआ है वो भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत हुआ है और इन पर नियंत्रण रहता है किनका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब सामान्य रूप से वहाँ पर ये लिखा गया कि बैंक जो शब्द से क्या तात्पर्य है, जो बैंकिंग का कामकाज करे। अब वाणिज्यिक बैंक क्या कहेंगे, किसे कहेंगे वाणिज्यिक बैंक? तो वाणिज्यिक बैंक में ऐसी संस्थाएं शामिल होती है। वाणिज्यिक बैंक कौन संस्था है? जो सामान्य रूप से जनता से जमा स्वीकार करती है और बदले में ब्याज देती है तथा इस मुद्रा का वह उपयोग काय में करती है? ऋण देकर या अन्य रूप से इन्वेस्टमेंट करके आय प्राप्त करती है। अर्थात वाणिज्यिक बैंक जो ऐसे है जो व्यापार के उद्देश्य से, उनका सामाजिक हित तो होता ही है, उसके साथ साथ व्यापारिक उद्देश्य भी रहता है कि हमें जनता से अतिरिक्त मुद्रा को प्राप्त करना है, उनको ब्याज कम देना है और जिनको चाहिए उनसे अतिरिक्त ब्याज लेकर के वो दैनिक क्रियाकलाप मुद्रा संबंधित कार्य करते हैं। और विभिन्न विद्वानों ने इसे क्या समझा है, जैसे प्रोफेसर किनले ने क्या कहा? बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें इसकी आवश्यकता है उन्हें क्या करते हैं? उन्हें मुद्रा उधार देती है और जिनके पास फालतू मुद्रा रहती है उन सभी से वह मुद्रा वापस जमा के रूप में प्राप्त कर लेती है। अर्थात जिनके पास अतिरिक्त मुद्रा है उनसे स्वीकार करती है और उन्हें ब्याज देती है और जिनको मुद्रा चाहिए उनको उधार के रूप में, ऋणों के रूप में मुद्रा देती है। इसी प्रकार से हार्ट, शेयर्स, ये सब परिभाषा वाणिज्यिक बैंक की परिभाषा जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में बैंक की जो परिभाषा देखी थी, जैसे प्रोफेसर कारउथ ने क्या कहा? बैंकर अपने अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसाय होता है, वो सेम परिभाषा है। केवल कॉमर्शियल बैंक से तात्पर्य यही है कि कॉमर्शियल बैंक जो व्यापार के उद्देश्य से करते कामकाज, ऐसे नहीं नो प्रॉफिट नो लॉस पर तो काम होता ही नहीं है बैंकों में, नहीं तो फिर वो दैनिक क्रियाकलापों के लिए पूंजी कहाँ से लाएंगे? कर्मचारियों के खर्चे है, स्टेशनरी आइटम्स है, इन सब के भुगतान के लिए उन्हें कुछ न कुछ आय का अर्जन करना होता है, जो कि देश में सार्वजनिक जो अपन
पब्लिक फाइनेंस पढ़ते हैं, आय व्यय ऋण, तो व्यय कहाँ से करेगी? तो सरकार के पास आय के स्रोत भी होने चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि वाणिज्यिक बैंक एक ऐसी व्यापारिक संस्था है जो जनता से अतिरिक्त मुद्रा जमा के रूप में स्वीकार करती है, बदले में उन्हें ब्याज देती है, तथा जिन्हें मुद्रा की आवश्यकता है उन्हें ऋण देकर या वह उस मुद्रा को सार्वजनिक हितों में लगाती है और देश में निवेश के लिए प्रोत्साहन देती है। अब वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण, आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वाणिज्यिक बैंकों की वर्गीकरण अपन दो भागों में बांट सकते हैं वाणिज्यिक बैंकों को। पहला है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अनुसूचित, और दूसरा गैर अनुसूचित व्यापारिक वाणिज्यिक बैंक। तो ये अनुसूचित और गैर अनुसूचित से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब यही है कि अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं, ये अनुसूचित कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनुसूचित करने या न करने का निर्धारण किया जाता है। उनकी इस तरह शर्तें होती है, उन शर्तों की पालना जो भी बैंक करता है उन्हें वह रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में शामिल कर लेता है, और जो भी बैंक द्वितीय अनुसूची में शामिल होते हैं उन बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, और जो नहीं शामिल होता है उन्हें गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं। अब इसके भी कई फायदे, दायित्व, लाभ, हानियाँ सब रहती है, कि शामिल हो या नहीं हो वो उस पर डिपेंड करता है। तो पहला है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से क्या तात्पर्य है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से तात्पर्य है कि वे बैंक जिनका नाम रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूचित मतलब आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत द्वितीय अनुसूचित में जिन जिन बैंकों का नाम दर्ज रहता है उन सभी बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाएगा। इनके लिए कुछ शर्तें होती है, जैसे उस बैंक की प्रदत्त पूंजी पेडअप कैपिटल और कोष कम से कम कितना हो, मिनिमम 5 लाख रुपए उन्हें फंड में रखना पड़ेगा, पेडअप कैपिटल होनी चाहिए। उस बैंक का कार्य जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध ना हो, मतलब वो बैंक ऐसे नहीं कि जमाकर्ताओं से पैसे ले लिए फिर उनको टाइमली भुगतान नहीं कर पा रहा हो, तो हितों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। वह बैंक भारतीय कंपनी अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो। बैंक का भी बैंकिंग अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी उस बैंक को आरबीआई अपनी द्वितीय अनुसूची में शामिल करेगा। उस बैंक की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। तो ये सब चारों शर्तें कोई भी बैंक अगर उन शर्तों के अनुरूप कामकाज कर रहा है तो उस बैंक का नाम आरबीआई द्वारा उस बैंक के द्वारा जब आवेदन किया जाता है कि हमें भी द्वितीय अनुसूची में अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में डाल दो, तो फिर उसको आरबीआई देख रेख करते उस बैंक को शामिल कर लेता है। अब रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि यदि कोई अनुसूचित बैंक उपरोक्त शर्तों का पालन करने में असमर्थ हो या उसका समापन हो जाता है या अन्य किसी कारण से बैंकिंग व्यवसाय को छोड़ देता है तो उस नाम को हटा भी सकता है। ऐसे नहीं कि वो परमानेंट हो गया। अगर वो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करे, बाद में हितों के विरुद्ध काम करने लग जाए, तो उस बैंक को पर आरबीआई नियंत्रण कर लेता है, उसको मान्यता रद्द कर सकता है वो कि आप द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं हो, अब आप या बैंक के कामकाज को बंद कर दे, किसी दूसरे बैंक को अधीन सौंप दे। जैसे अभी वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही है ना कि इनमें बैंकों को जैसे कोई कामकाज सही ढंग से नहीं कर पा रहा है तो उस बैंक का विक्रय मतलब दूसरे बैंक को ही सौदा करवा दे रहे हो। तो अनुसूचित बैंक में रहने या नहीं रहने से किसी बैंक को क्या फ़ायदा है? तो अपने परिभाषा समझी, शर्तें समझी। तो अब इन बैंकों से क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में कोई बैंक आ जाता है तो फिर उसको आरबीआई से निम्नलिखित आप देख सकते हो कि सुविधाएं प्राप्त होती है। कौन कौन सी? वह बैंक अनुसूचित बैंक अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्राप्त कर सकता है। जो भी
शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, फिर वो आरबीआई से अपने पास जो प्रतिभूति आई हुई है उनकी जमानत पर वो ऋण प्राप्त कर सकता है। उन्हें टाइमली ऋण चाहिए तो कह सकता है, आरबीआई से कहेगा कि हमें ये ऋण चाहिए, हमारे पास ये सिक्योरिटीज़ है, इन सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पर आप हमें लोन स्वीकार करो, ताकि वह अपने ग्राहकों के द्वारा मांगे जाने वाले मुद्रा या ऋणों के लिए भुगतान कर सके। ये बैंक क्या करते हैं, अपने जो डिस्काउंटेड बिल है उनको डिस्काउंट करवा सकते हैं। जैसे अपने विनिमय साध्य विलेख वाले पढ़ा थे ना कि प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय बिलों की कटौती बैंक का कामकाज होता है। ये कार्य में अपन ने देखा था। तो ये कार्य जब वो कर लेते हैं तो उनके पास जो डिस्काउंटेड बिल है उनको डिस्काउंट वो कहाँ से करवा सकते हैं, आरबीआई से, ताकि वह अपने लिए मुद्रा की पूर्ति बनाए रख सके। तीसरा है, आरबीआई से मतलब कौन सी सुविधा प्राप्ति, समाशोधन गृह की। क्लियरिंग हाउस में जो चेक जाते हैं या अन्य बिल जाते हैं तो उन क्लियरिंग हाउस में होने वाले समाशोधन गृह में जो सुविधाएं प्राप्त होती है वो शेड्यूल्ड बैंक को होती है। अगला है, आरबीआई से मतलब आर्थिक सहायता और मार्गदर्शन भी संकट के समय ये बैंक मांग सकते हैं। जब भी इन बैंकों को लगता है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही तो हमें सहायता प्रदान करो, तो आरबीआई देश में बैंकों की साख बनाए रखने के लिए उस बैंक को मार्गदर्शन भी देता है, क्या क्या उनको पालना करनी चाहिए, और आर्थिक रूप से सहायता भी प्रदान करता है। रेमिटेंस की सुविधा, अर्थात रिजर्व बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा का स्थानांतरण जब किया जाता है तो आरबीआई के द्वारा यह सुविधा दी जाती है कि हम आपको वहाँ से पैसे दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मुख्य सुविधाएं आरबीआई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दी जाती है। अब जब सुविधाएं प्राप्त होती है तो कुछ दायित्व भी इनके होते हैं। दायित्व क्या है, इनको शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों को अपनी जो कुल जमाओं का एक भाग है तो नगद कोष के रूप में रखना पड़ता है। जैसे बैंक आरबीआई के द्वारा, आगे अपन चैप्टर में पढ़ेंगे कि आरबीआई देश में मुद्रा का जैसे साख सृजन तो कौन करते हैं, व्यापारिक बैंक, और साख नियंत्रण आरबीआई। तो साख नियंत्रण का एक पार्ट है अप्रत्यक्ष विधि है, जैसे सीआरआर फंड मतलब ये होते हैं, सीआरआर रखना, एसएलआर की रेट, बैंक रेट। तो इन रेट के अकॉर्डिंग इन्हें अपने पास मुद्रा रखनी होती है, कोष रखने होते हैं। तो अगर वो नहीं रखेंगे तो फिर बैंक इन पर कार्रवाई, आरबीआई द्वारा इन पर बैंकों पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये तो एक तो निश्चित अनुपात में ये कोष रखना। दूसरा है, वाणिज्यिक बैंकों को अपने लेन देनों का साप्ताहिक ब्यौरा कि आपने क्या क्या लेन देन किए, इन लेन देनों पर निगरानी किसकी रहेगी, आरबीआई। तो ये निगरानी रखते हैं और उनके पास भेजना होता है। इस प्रकार से शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की परिभाषा, शर्तें, क्या क्या शर्तें उनकी रहेगी और दायित्व हम सब ने समझे। अब हम गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से क्या तात्पर्य है और उनकी शर्तें, नियंत्रण और दायित्व समझेंगे। तो गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में अब अपन ने जब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बारे में पढ़ लिया तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो बैंक आरबीआई की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं है वो तो क्या कहलाएंगे, गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहलाएंगे। और इनमें कोई मतलब शर्तें क्या है, जब ये उस अनुसूची में शामिल नहीं है क्योंकि ये शर्तें पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें कोई शर्तें भी पूरी नहीं करनी होती। लेकिन नियंत्रण ये रहता है कि इनको अपने पास वो जो मिनिमम कोर्स है ना जो आरबीआई के द्वारा जो तय, नियंत्रण तो इन पर, आंशिक नियंत्रण इन पर रहता है। और आंशिक नियंत्रण रहता है क्योंकि बैंकिंग कामकाज में विश्वास बनाए रखने के लिए आम जनता का इन पर विश्वास कम होता है। दायित्व क्या है, इनका दायित्व
जो अभी बताया कि आपको इन पर ये जो SLR है, CRR है, बैंक रेट के अकॉर्डिंग इन्हें कामकाज करना पड़ता है और मुद्रा स्थानांतरण की इनको सुविधा दी जाती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सब ने अपना सेकंड चैप्टर है सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंकों का अध्ययन, उसमें इनकी परिभाषाएं और वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार के बारे में हम सब ने समझा। अब आगे के वीडियो में हम सब बैंकों के जो प्रकार है कौन कौन से, उन सब के बारे में हम सब विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।